सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न अक्सर बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपकी टेट की होती है, सुपर टेट की होती है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है। इसके साथ साथ जैसे हम अध्यापक हैं तो हमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। जब भी कोई टीम हमारे विद्यालय में पर्यवेक्षण के लिए आती है तो हो सकता है कि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि बताइए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। मैं भी काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इसके बारे में पढ़ूं और आपको इससे अवगत कराऊं, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग जनपदों में और अलग अलग ब्लॉक में आपकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की, तो उसमें ये प्रश्न भी अक्सर आता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, कब लागू हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इससे संबंधित मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आखिर है क्या। ये इसके संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे इसके बारे में। निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के अन्य सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए लागू हुआ। यानी पहला प्रश्न आपका यही आ जाता है कि ये कब लागू हुआ। तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और 6 से 14 वय वर्ष के बालकों के लिए लागू हुआ था। विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था है। इस दृष्टि से यह अधिनियम भारत को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधार भूमि उपलब्ध करा रहा है। अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान और उन प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य और दायित्व इसमें निर्धारित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 1870 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित होने के उपरांत सबसे पहले जो अधिनियम पारित हुआ था इस तरह का, वो 1870 में ब्रिटेन में पारित हुआ था। सर्वप्रथम हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मांग ज्योतिबा फूले द्वारा 1882 में हंटर कमीशन से की गई थी। यह भी आपका प्रश्न आपका कई बार आ जाता है, जैसे अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जिलों में आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की परीक्षा आयोजित हो रही है, तो उसमें यह प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम किसने मांग की थी। तो सर्वप्रथम जो मांग की थी वो हंटर कमीशन के सामने की थी, ज्योतिबा फूले ने। 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी, परंतु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। यानी कि सबसे पहले तो ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के साथ ये मांग रखी कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उसके बाद 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग करी, लेकिन वे भी आपकी असफल रही। 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, किंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण बताकर बच्चों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया। यानी कि इसकी 3 बार मांग रखी गई। इसको भी आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है इसकी 3 बार। सर्वप्रथम तो ज्योतिबा फूले ने करी हंटर कमीशन के साथ, और फिर उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, और 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में इसकी मांग की। 1948-49 में संविधान
सभा के समक्ष भी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, किंतु संविधान सभा की सलाहकार समिति ने इसे मौलिक अधिकार न मानते हुए नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची में स्वीकार किया गया। यानी 1948-49 में जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें भी यह मांग रखा, लेकिन उस टाइम भी इसको मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया और इसको नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची में रख दिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 साल की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसमें भी प्रयास बताया गया था अनुच्छेद 45 में। सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में प्रदत्त निर्णय में यह कहा गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है तथा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। 1993 में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया। इस निर्णय के उपरांत, यानी यह भी प्रश्न आपका आ जाता है, यानी किस निर्णय के उपरांत आपको संविधान के में इसको शामिल किया गया, तो 1983 में निर्णय दिया गया था उच्चतम न्यायालय ने कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है और 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस निर्णय के उपरांत 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2002 में। यह भी आपका प्रश्न बन जाता है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2002 में, के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया। यानी 86वें संशोधन में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य द्वारा अवधारित है उपबंध करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 45 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापन किया गया। राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे अपनी 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 45 में भी आपका स्थापन कर दिया गया कि राज्य जो है सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 साल उम्र पूरी ना करें उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान के अनुच्छेद 51A में धारा जे के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी गई, धारा के, यानी अनुच्छेद ए में धारा जे थी और उसके बाद उसमें धारा के और जोड़ी गई। यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक बालिका या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और सभी बच्चों को यह अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुए। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विकसित किया गया जो 4 अगस्त 2009 को, यह भी आपको याद रखना है कि किस तारीख को यह पारित रखा गया था। यानी 2009 तो आपको पता ही होता है, लेकिन किस तारीख को पारित हुआ यह भी हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न हमारे आ रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित हुआ जो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में पारित हुआ। यानी आपका 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ था अधिनियम, तथा 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। यह आपकी अलग डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि भारत के राजपत्र में आपका 27 अगस्त 2009 को यह प्रकाशित हुआ था। अंततः भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने की यात्रा लगभग 1 शताब्दी के बाद 2010 में मंजिल प्राप्त कर सकी और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है। साथियों, कई प्रश्न इसमें से संबंधित आते हैं कि अनुच्छेद का नाम बताइए। अनुच्छेद 21A था, कौन सा संवैधानिक संशोधन था जो 86वां था, कब पारित हुआ? 2002 में। और जो है एक प्रश्न बनता है कि कब पारित हुआ, तो पारित हुआ आपका 4 अगस्त 2009 को, और उसके बाद उसमें राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 27 अगस्त 2009 को। और उसके बाद ये लागू कब हुआ? तो अगर लागू करने का प्रश्न आता है तो ये हमारा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो राज्य प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक
निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। यह अधिनियम निम्नलिखित कारणों से अन्य देशों के शिक्षा अधिनियमों से विशिष्ट है। जो हमारा अधिनियम है ये अन्य देशों के अधिनियमों से बिल्कुल अलग है। क्या खास बात है इसमें? निःशुल्क की परिभाषा शुल्क न लेने से काफी आगे जाती है, यानी शुल्क लेने का मतलब ही नहीं है, इससे भी काफी आगे है। अनिवार्यता सरकार पर है न कि पालकों पर। इसकी अनिवार्यता जो डाली गई है वो सरकार पे डाली गई न कि पालकों पर। उसके बाद इसका बल प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को खत्म करते हुए समावेशी शिक्षा पर है, पठन पाठन प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर, अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख एक अलग संवैधानिक आयोग करेगा, विद्यालय के लिए मान और मानक का निर्धारण करना और बाल अधिकारों को कानून के दायरे में लाना। उसके बाद विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी क्या क्या है? विद्यालय अपने यहां दाखिल लिए हुए सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दूसरा, कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बच्चे का दाखिला लेते समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और नहीं बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को चयन की प्रक्रिया हेतु बाध्य करेगा। तीसरा है, यदि बच्चे को किसी भी प्रकार के चयन की प्रक्रिया हेतु बाध्य किया जाता है तो पहली गलती पर 25,000 रुपए की सीमा तक जुर्माना भरना होगा। यह भी आपको जुर्माना भी याद करना होगा। यदि बाद में गलती की तो 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, यानी पहले 25,000 का जुर्माना है पहली गलती पे और दूसरी पे 50,000 का जुर्माना है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बच्चों की उम्र का निर्धारण बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा, जो जन्म, मृत्यु या विवाह पंजीकरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार या ऐसे निर्धारित दस्तावेज के अनुरूप होगा, किंतु आयु की सबूत के अभाव में दाखिला देने से मना नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास, बच्चे के माँ बाप के पास उसकी आयु का प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं है तो भी आप इसको मना नहीं कर सकते। बच्चे का दाखिला विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष के अंत में या निर्धारित बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर होगा। बढ़ी हुई सीमा के बाद भी यदि दाखिले की मांग की जाती है तो उसे मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दाखिला प्राप्त किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और नई प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के पहले उसे विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। उसके आगे क्या है, किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बाल अधिकारों के संबंधों में कर्तव्यों और दायित्वों को जानने के साथ साथ ऐसी शिक्षण और आकलन की विधाओं को जानने की महती आवश्यकता है जो बच्चों के अधिनियम संवर्धन के साथ साथ रुचिपूर्ण विद्यालयी वातावरण सर्जन में भी सहायक होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षाओं को जीवंत और समृद्ध बनाने पर खास जोर दिया गया है, जिसमें बच्चे तथ्यों को रटने के स्थान पर अपने अनुभवों को ज्ञान में रूपांतरित कर सके। इसमें प्रत्येक विषय के अध्यापन के संदर्भ में ऐसी बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण विधा प्रस्तावित की गई है जो बच्चों को करके सीखने के अवसर प्रदान करने की वकालत करती है। इसी के साथ ही बच्चे के अधिगम के आकलन के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करने की अपेक्षा की गई है जो बच्चों में भय, निराशा और कुंठा उत्पन्न के स्थान पर आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। तो साथियों, ये था हमारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई, क्योंकि इसकी मुख्य बातों से संबंधित प्रश्न आपका अगर आप यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आता है, और जैसे ही आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की परीक्षाएं हो रही है या मॉड्यूल आधारित परीक्षा हो रही है तो उसमें भी इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबको इसका ज्ञान होना चाहिए शिक्षकों को। तो इसी के बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 की भी एक वीडियो बनाई जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एनसीएफ 2005 की भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि इन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में सभी शिक्षकों को पता चल सके। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।